everyone, आज अपन जनवरी अटेम्प्ट के 28 तारीख के शिफ्ट 1 के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल का, -π/2 से π/2 96x² cos² x बाई 1 + e⁻x। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपन को पता है इस टाइप के क्वेश्चन में किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं सबसे पहले। तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 96 बार लिख लिया, -π/2 से लेके π/2, और ये है अपने पास x² cos² x बाई 1 + e⁻x। ये फॉर्मेट लिखा है, तो इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपन। तो ये आ जाएगा 96 -π/2 से लेके π/2, a + b - x से रिप्लेस कर रहा हूँ सीधा। तो x² cos² x, क्योंकि इसमें x की जगह -x रखने से कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इवन फंक्शन है। इसमें क्या बनेगा 1 + e⁻x। तो इसको इक्वेशन 1, ये जो e⁻x इसको क्या लिख सकते हैं 1/e⁻x, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा 96 इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2, क्या आएगा e⁻x x² cos² x डिवाइडेड बाई 1 + e⁻x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं अपन। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे 2i क्या बनेगा अपने पास, 2i आ जाएगा 96 -π/2 से लेके प्लस का π/2। इसके बाद में देखो x² cos² x 1 + e⁻x, ये कॉमन आ जाएगा। x² cos² x, यहाँ क्या बचेगा e⁻x + 1/e⁻x + 1, ये आ गया अपने पास। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, पहले तो देखो इवन फंक्शन है तो -a से a है, तो 2 टाइम्स a लिख सकते हैं। तो 2i = 96 इंटू 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 x² cos² x dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन पहले cos² x को लिख लेते हैं 1 + cos2x/2, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इस 2 को बाहर लिया है। अब देखो ये जो इंटीग्रल बना अपने पास, इंटीग्रल क्या है 96 0 से लेके π/2 x² + x² cos2x/2 था। तो इंटीग्रल आ गया अपने पास 48, 0 से लेके π/2 का इंटीग्रल आ जाएगा x² + x² cos2x dx। अब देखो इसको सॉल्व करना है, x² का इंटीग्रल क्या होगा x³/3 होगा, तो डायरेक्टली लिख दो इसे x³/3। उसमें π/2 रखोगे क्या बनेगा x³/3, x की जगह π/2 रखा, π³/8 और एक 3 था, तो π³/24 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस पे आओ, x² cos2x को इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए अपन या तो बाई पार्ट्स लगा सकते हैं या सक्सेसिव इंटीग्रल लगा लो। सक्सेसिव इंटीग्रल का मतलब है वही है कि 2 3 4 बार बाई पार्ट्स लगाने के बजाय एक बार बाई पार्ट्स लग जाएगा सीधा। देखो क्या आएगा, x² को एज इट इज रखा, cos2x का इंटीग्रल क्या हो गया sin 2x/2। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, x² का डिफरेंशियल -2x, इसका इंटीग्रल -cos2x/4 हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक 2 भी प्रेजेंट है। फिर इसको तो ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आएगा -sin 2x/8। अब इसमें 0 से π/2 जा रहे हैं अपन, तो वैल्यूज रखेंगे भाई। तो वैल्यू रखोगे, देखो इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले पोर्शन में ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2π3। इसके बाद देखो 0 पे 0 π/2 पे 0, 0 पे 0 π/2 पे, तो इसका मतलब ये अकेली टर्म बचेगी, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा अपने पास प्लस। तो ये बचा x cos2x/2, ये क्या आया अपने पास, और ये बाहर 48 है, तो इस बाहर जो 48 लिखा है इसे अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा 48, और देखो 2/4 क्या है 2, x cos2x, इसमें x की जगह π/2 रख रहे हैं, π/2। उसके बाद में cos2x, cos2x का मतलब हो गया x की जगह π/2 रखा, तो cos की वैल्यू क्या होगी -1। इसका मतलब ये आ गया इंटीग्रल 2π3, ये आ जाएगा देखो 48/4 12, माइनस का 12π। इस तरीके से फॉर्मेट आया अपने पास। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है
कि पाई कॉमन निकाल के इसमें जो अल्फा और बीटा है उनको निकालो। तो पाई देखो, पाई कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 2 पाई स्क्वायर माइनस 12। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस 12। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। देखो इससे अगला क्वेश्चन पीएनसी बेस्ड है कि नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट को यूज करना है। सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड नॉट बी मोर देन 8, ऐसा बोला है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें रिपीटेशन होगा क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। पहली बात तो ये। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। देखो अपने पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास डिजिट्स अवेलेबल है। और अपने को 50,000 से बड़ा नंबर बनाना है। पहले तो 50,000 लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब देखो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे क्या आ सकता है 5 आ सकता है। तो अगर 5 आ सकता है तो अब देखो इनको फिल करने के लिए अब अच्छा एक कंडीशन भी है कि फर्स्ट और लास्ट का सम क्या नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 5 रख के यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? देखो 5 रख के यहाँ पे आ सकता है 0 1 2 3। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही 5 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ सकता है। अब 6 आ गया तो यहाँ पे क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ऐसे ही अगर यहाँ 7 आ गया तो यहाँ पे अगर 7 आ गया तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, देख लो ये केसेस बन रहे। तो कुल मिला के 4 3 7 दोनों 9 केसेस पॉसिबल है। हर एक केस में एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ फिक्स हो गया। तो इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए कितनी चॉइसेस है? देखो 8 डिजिट अवेलेबल है, रिपीटेशन अलाउड है। तो 8 8 8 प्लेसेस फिल कर दिए। तो 9 इंटू 8 की पावर 3। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती ये हो गई कि जब 0 यहाँ रखा अपन ने और अपन यहाँ पे प्लेसेस को फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि सब जगह 0 रख दिया और जैसे ही 0 रखा 50,000 सेल्फ आ गया यहाँ पे। लेकिन उसने बोला है कि नंबर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 50,000। तो इसका मतलब वो एक नंबर अपन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे -1। अब इस नंबर को अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 8 8 64 64 इंटू 8, ये हो जाएगा 512 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 8 0 45 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4507। एक सेकेंड 46 आएगा ना। तो 4608 -1 तो 4607। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? देखो पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से बस इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि जल्दीबाजी में ये वाला पोर्शन गलत ना हो जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को, 2 नंबर्स k1 k2 दे रखे हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आए तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो नंबर है ना नॉन जीरो आना चाहिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन नंबर थ्योरी के तरीके से सोचेंगे क्योंकि आयोटा की पावर जो रिपीट होती है वैल्यूज वो 4 के बाद रिपीट होता है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर को हम 4 के मल्टीपल में क्लासीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर अपन नंबर को 4 के मल्टीपल में क्लासीफाई करेंगे, देखो अब क्या बनेगा वो नंबर। वो जो नंबर होगा अपने पास k1 और k2, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है कि वो 4n टाइप का हो सकता है, 4n+1 टाइप का हो सकता है, 4n+2 टाइप का हो सकता है, 4n+3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये नंबर भी क्या हो सकता है 4n टाइप का, 4n+1 टाइप का, 4n+2 टाइप का हो सकता है, 4n+3 टाइप का हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अपने पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आयोटा की पावर k1 आयोटा की पावर k2, ये जो नंबर है ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो एक काम करो, सबसे पहले आयोटा की पावर k2 इसमें से कॉमन निकाल लो। तो आयोटा की पावर k2 आयोटा की पावर k1 - k2 +1।
अब देखो ये तो कभी जीरो बनाएगा नहीं, इसका मतलब अंदर वाला जीरो नहीं बनना चाहिए, दिक्कत यहीं पे आएगी। तो अपन ये देख लेते हैं कि जीरो किस तरीके से बन रहा है, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसको निकालने के लिए लिखेंगे 1 माइनस। अब देखो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स क्या आएंगे 4 इंटू 4, क्योंकि I1 के पास 4 चॉइसेस है और I2 के पास भी टोटल 4 चॉइसेस, 4 इंटू 4। अब देखो ये जो K1 माइनस K2 है, ये जो K1 माइनस K2 वाला फॉर्मेट है, ये किसका मल्टीपल होना चाहिए 4m प्लस 2 का, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर ही तो -1 क्रिएट करेगा और -1 और +1 ऐड होकर 0 बनेगा, तो हम उनको हटा रहे हैं क्योंकि 1 माइनस लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि K1 और K2 का डिफरेंस 2 आना चाहिए। ठीक है, अब K1 और K2 का डिफरेंस देखो, इसके साथ कौन सा पेयर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ये वाला पेयर। ऐसे ही इसके साथ कौन सा पेयर आ जाएगा, इसके साथ ये वाला पेयर। इसके साथ कौन सा आ जाएगा, इसके साथ ये वाला पेयर। इसके साथ कौन सा आ जाएगा, इसके साथ ये वाला पेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 पेयर्स पॉसिबल है जिसमें K1 और K2 का डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। उस केस में वो 0 बन जाएगा, लेकिन हमें तो नॉन जीरो चाहिए, तो 1 माइनस करके निकाल रहे, तो यहाँ पे 4 फेवरेबल आ जाएंगे अपने। तो क्या हो गया 1 माइनस 1/4, तो आंसर क्या आएगा इसका 3/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो इस तरीके से आंसर निकल गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने सामने सीक्वेंस एंड सीरीज में कि TRB एंड द टर्म ऑफ एन AP, TRB द आर्थ टर्म, यहाँ पे लिखना मिसप्रिंटिंग है, आर्थ टर्म ऑफ एन AP, इसमें TM की वैल्यू दे रखी है, T25 दे रखा है और समेशन दे रखा है एक अपन को। तो ऑब्वियस सी बात है पहले डाटा निकालना ही पड़ेगा भाई, जो रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट टर्म चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो क्या लिखोगे TM को A + m-1 इंटू डिफरेंस, ये क्या आ गया 1/25। पहला तो ये T25 दे रखा है, इसका मतलब A + 24D, ये क्या हो गया अपने पास में 1/20। उसके बाद में एक समेशन और दे रखा है TR 1 से लेके 25, तो क्या लिखोगे इसको 20 T1 से लेके T25 तक, और ये क्या है अपने पास 13 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको सॉल्व करना है तो AP वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सम का, तो क्या बनेगा देखो 25 टर्म से 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को लिख लिया A और लास्ट टर्म में 25 मतलब A + 24D, तो क्या आएगा 2A + 24D, ये आ गया अपने पास 13। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 500 A + 12D = 13, ये आ गया अपने पास। अब देखो A + 12D की वैल्यू आई 13/500 यहाँ से, तो इसको भी लिख लेते हैं A + 12D = 13/500, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशंस को 12D = अब देखो एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसे, ताकि 500 बन जाए। 25 - 13 12, 12/500 आ गया 12/500। इसका मतलब 12 से 12 कैंसिल, D की वैल्यू 1/500। इस 12 ये जो 1/500 है ना, इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे इसमें रख दिया तो क्या मिलेगा ये देखो A + 24/500 = 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा ये A = 1/20 - 24/500। तो इसमें भी एलसीएम ले लो, तो 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 1/500। तो इसका मतलब A की वैल्यू और D की वैल्यू सेम ही आ रही है यहाँ से। तो अब क्या पूछा है देन, अच्छा इसमें आगे तो मिसप्रिंटिंग है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक से क्वेश्चन में अपन से ये पूछा गया था कि 5m, एक सेकेंड, ये पूछा गया था 5m सिग्मा m से लेके 2m और TR, R की वैल्यू m से लेके 2, तो ये वैल्यू पूछेगी। तो इसके लिए पहले अपन को m निकालना पड़ेगा भाई यहाँ से, तो m को निकाल लेते हैं। देखो m को निकालने के लिए अपन इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इसमें वैल्यू रखो, क्या बनेगा, अच्छा A और D तो इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m × D, तो m × 1/500 बचेगा। ठीक है, ये क्या है 1/25, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 20 आ गई। तो अगर m की वैल्यू 20 है तो अब तो आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं जो पूछा गया। तो m की वैल्यू 20 है तो ये तो बनेगा अपने पास देखो 100, तो 100, तो ये आ जाएगा अपने पास 100, और सिग्मा था TM पे TR पे, तो T
20 से लेके कहाँ तक जा रहा था, T40 तक। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, तो AP का सम लगा दो इसमें। तो 21/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है A प्लस 19D, A प्लस 19D, लास्ट टर्म A प्लस 39D। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 100 इंटू, अभी कैंसिल कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 2A प्लस ये क्या आएगा अपने पास 58D, ऐसा नंबर आ जाएगा, देख लो, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल कर दो इसमें, 100 इंटू 21 A प्लस 29D, A और D सेम ही है तो 30D लिख दूँ से सीधा। और D की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने पिछले पेज पे, D की वैल्यू देखो अपने पास 1/500 थी यहाँ पे, और A की वैल्यू भी, तो यहाँ पे 1/500 लिख दो। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से 20m, देखो ये तो नंबर 630 आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ने सही किया, ये कुछ पूछा गया था, अब ये पूछा हुआ फैक्टर क्या था एग्जैक्टली, या तो यहाँ पे 5 नहीं था, एक सेकेंड, 630 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा 126, हाँ इसी फॉर्मेट का कुछ था, इसका मतलब ये 5 नहीं था यहाँ पे, तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा 126 आ जाएगा। वो आइडिया लगा लिया कि क्या रहा होगा कि ऑप्शन में से फॉर्मेट बना होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है कि एरिया बताना है, ये जो इक्वेशंस है इनको प्लॉट करना पड़ेगा तभी एरिया निकल पाएगा। तो सबसे पहले जो अपने सामने है वो है 0 से लेके y की वैल्यू 2 mod x प्लस 1, तो ऑब्वियस ही बात है इक्वालिटी में कन्वर्ट करके इनको प्लॉट कर लो। देखो 2 mod x प्लस 1 का कर्व बनाएंगे तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, 2x प्लस 1 वाली लाइन हो जाएगी, 2x प्लस 1 वाली लाइन ऐसा आ जाएगी। इवन फंक्शन है mod x से, तो जैसा पॉजिटिव के लिए वैसा नेगेटिव x के लिए, ऐसे प्लॉट हो गया। इसका मतलब y इस कर्व के बीच में और इसके बीच में लाई करना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा क्या है, देखो दूसरे वाला कर्व है कि जो y है, सॉरी कर्व नहीं है, ये एक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है ना, कर्व्स बोलना गलत रहेगा क्योंकि इनइक्वालिटी है यहाँ पे। अब देखो इक्वालिटी में कन्वर्ट करके इसको प्लॉट करोगे तो x² प्लस 1 वाली क्वाड्रेटिक उठाओगे, ये पॉइंट 0,1 है तो यहीं से पास हो रहा है, तो इसका मतलब इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा तो ऐसा है। तो अपन को पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए 2x प्लस 1 वाली लाइन और x² प्लस 1 ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 2x प्लस 1 और x² प्लस 1 साफ साफ देख सकते हो, एक तो x0 पे ये कैंसिल हो गया, x0 पे और x2 साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से x0 आ गया और x क्या आ गया अपनी पास 2 आ गया, तो इसका मतलब x0 तो ये वाला पॉइंट हो गया और x2, तो सिमेट्रिकली ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो इसने बोला है कि mod x की जो वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब x माइनस 3 से 3 जाएगा, तो x माइनस 3 यहाँ होगा, x प्लस 3 यहाँ होगा, तो इस तरीके से आएगा ये, ठीक है, x माइनस 3 ये आ गया यहाँ पे, तो x माइनस 3। अब देखो अपन को ऐसा बोला गया था कि इन पेयर ऑफ लाइंस से नीचे होना चाहिए, अगर इस क्वाड्रेटिक से देखें तो इससे भी क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि y बोला है ना कि 0 से लेकर x² प्लस 1 तक जाएगा। और अगली बात ये कि x इनके बीच में बाउंडेड होना चाहिए। इसका मतलब ये जो कर्व की बात कर रहा है ना, ये इस वाले कर्व की बात कर रहा है, ये जो कर्व है, इस कर्व से जो एरिया बाउंडेड मिल रहा है इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो सारा डायग्राम सिमेट्रिकल है तो इंटीग्रल का यूज कर लेते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं एरिया रिक्वायर्ड जो आएगा, उस एरिया रिक्वायर्ड को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, उस एरिया रिक्वायर्ड को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर दिया, कौन से फंक्शन को, x² प्लस 1 को, क्योंकि x² प्लस 1 से बाउंडेड है। फिर इसके बाद में 2 से लेके 3, इसमें ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है, आगे डेफिनेशन चेंज हो रही है, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, और ये डेफिनेशन क्या है 2x प्लस 1 वाली डेफिनेशन है, ठीक है, तो 2x प्लस 1, बस इस नंबर को कैलकुलेट करना है और इस पूरे का डबल कर रखा है, क्योंकि जैसा इधर की तरफ पोर्शन है वैसा इधर की तरफ पोर्शन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि नंबर क्या आएगा एग्जैक्टली। वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, देखो x² का इंटीग्रल x³/3, x³/3 मतलब 2 रखा तो 8/3, 1 का x हो गया, x में 2 रखा ये आ गया, प्लस यहाँ पे x² में 3 2 रखो 9 और 4 आ जाएगा, 9 और 4 9 माइनस 4 5 हो गया, प्लस 3 - 2 1, तो इस तरीके का नंबर आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है 5 3 8 8, तो
24 प्लस 8 32 32 2 64 64/3 आ गया नंबर। तो 64/3 वाला ऑप्शन है भी, इसका मतलब अपना आंसर जो हो जाएगा ना ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे हो सकता है कोई एरर हो जाए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन में थोड़ा स्लो हो जाना, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है क्वेश्चन, देख सकते हो उसमें बस मोड को इन्वॉल्व कर दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन एक काम कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए मोड है इसमें, तो मोड के दो केसेस बन जाएंगे। 3/2 पे 0 होगा तो x इक्वल्स टू 3/2। तो मोड इससे आगे पॉजिटिव से, इससे पहले नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब पहला केस ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मोड नेगेटिव से तो -2x प्लस 3 -4 -1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके का फॉर्मेट आ गया। x क्या आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो x क्या आ गया 1 प्लस माइनस √2। लेकिन ये जो नंबर है 3/2 से छोटा होना चाहिए। देखो 1 प्लस √2 तो 3/2 से बड़ा हो जाएगा, और 1 माइनस √2 देखो कि √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 1 माइनस 1.4, तो इसका मतलब ठीक है 3/2 से छोटा हो जाएगा नंबर। तो इसका मतलब एक आंसर तो ये आएगा 1 माइनस √2, ये एक्सेप्टेबल है। इधर ही आओ दूसरे वाले केस में कि पॉजिटिव से ओपन करोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पॉजिटिव से ओपन करोगे देख सकते हो ये एज इट इज टर्म लिख दी। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस 28 मतलब 32 हो गया, 32 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है 2√2 अप्रोक्सीमेटली 2.8 होगा। 2.8 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है। 2√2 है ना, तो √32/2a सही लिखा है ये नंबर। तो -1 प्लस 2√2, अच्छा नेगेटिव वाला तो आएगा ही नहीं, तो आ गया एक आंसर x इक्वल्स टू -1 प्लस 2√2। ये दूसरी पॉसिबल वैल्यू है। अब क्या कह रहा है, इनका स्क्वायर करो, ऐड कर दो। सिंपल स्क्वायर करोगे, ऐड करो, इसको स्क्वायर करो, क्या बनेगा 1 प्लस 2 माइनस 2√2। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 8, 1 प्लस 8 माइनस 4√2, तो 9 और 3 12 माइनस 6√2। तो कौन सा फॉर्मेट आ गया, अच्छा कॉमन निकालो इसमें से पहले 6 2 माइनस √2, तो 6 2 माइनस √2, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा ना इसमें कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगले पे आ जाते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये फंक्शनल इक्वेशन, ये रिपीट हो गया, ऐसे 2-3 क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। तो ये वाला फॉर्मेट तो क्लास में लगभग सब बच्चों ने किया होता है। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन भी आता है काम में। जैसे इसमें पूछा है कि 1 से लेके 81 रखवा रहा है फंक्शन। अच्छा एक फंक्शन डिफाइन है भाई 2^x/2^x प्लस √2, और ये वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखो जब k की जगह तुम 1 रखोगे तो 1/82, k की जगह 2 रखोगे तो 2/82, और k की जगह ऐसे वैल्यू रखते जाओगे, लास्ट में क्या रखोगे 80 रखोगे एक बार तो 80/82, और ऐसे ही 81/82, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है इनपुट का वो 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन अगर ये कैलकुलेट कर लें कि f(x) और f(1 - x) इसका सम क्या आता है, तो हम वैल्यूज को लिख देंगे डायरेक्टली। देख लो ऐसे ही फॉर्मेट बन रहे हैं स्टार्टिंग और लास्ट में। तो f(x) तो ये इसमें x की जगह 1 - x रखो तो क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा अपने पास 2^x/2^x प्लस √2, 2 की पावर 1 - x बाई 2 की पावर 1 - x प्लस √2। अब देखो ये 2^x/2^x प्लस √2, इसको जब एलसीएम लेके लिखोगे तो 2/2^x 2/2^x, और यहाँ √2 है तो √2 नीचे से कॉमन निकाल लिया और 2^x एलसीएम लेके लिख दिया, और फिर डिनोमिनेटर में भी 2^x, यहाँ भी 2^x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 2, इसमें से √2 कॉमन निकाला, 2 + 2^x, इस तरीके का फॉर्मेट आ गया। अच्छा यहाँ क्या बनेगा 2/2^x, तो उसमें से जब √2 निकालोगे तो √2 बचेगा ना, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया √2। तो अब देख लो ऐड होके ये बन गया सिंपल सा 2^x प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2^x प्लस √2, तो ये 1 आएगा। इसका मतलब जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आएगा वो 1 बनाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देख लो ऐसे पेयर्स बन रहे हैं अपने पास, तो कितने पेयर्स आ जाएंगे, 181 का पेयर आएगा, 280 का पेयर आएगा, 379 का पेयर आएगा। लेकिन एक टर्म बीच में इसमें अकेली कौन सी बचेगी, देखो 41/82, उसके साथ कोई पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 40 तो पेयर बन गए 1 1 के, तो 40 प्लस जब 41/82 वाली वैल्यू अकेली बची, इसका मतलब 41/82 1/2 हो गया, तो f of 1/2 रखो इसमें, देखो x की जगह क्या बनेगा, √2 प्लस √2 1/2 आ गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 40 प्लस 1/2 क्या हो गया 81/2, तो इसका मतलब 40.5 ये आंसर आ जाए। अच्छा फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास, तो ये इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 - 2x है, x लेस देन -1 के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है और 0,1 पे पास हो रही है, और -1 x इक्वल्स टू -1, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ पे -1 पे वैल्यू क्या है 3, -1, 3 यहाँ पे पॉइंट। इसके बाद क्या फॉलो कर रहा है, इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, 7 + 2 mod x/3। इसमें देखो नेगेटिव नंबर भी है, -1 से 0 और 0 से 2 वाले पॉजिटिव वाले काउंट हो जाएंगे, तो -1 से 0 में जाओगे तो नेगेटिव से खोलोगे इसको 7 - 2x/3, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, ठीक है ना। इसका स्लोप -2/3 और पहले वाली लाइन का स्लोप -2 है, ठीक है ना। तो -2/3 और -2, देखो -2 वाली लाइन ऐसे है तो -2/3 वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इस तरीके से कर्व आ जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग है, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट है। अब इसी तरीके से ये 0 पे वैल्यू क्या बनाएगा 7/3, इसका मतलब ये आ गया 0,7/3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब आगे पॉजिटिव से चलेगा, क्योंकि 0 से 2 में मोड पॉजिटिव से खुलेगा, तो 2/3 स्लोप वाली लाइन है, तो इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं। अब देखो कहां तक जाएगा, 2 रखो इसमें, 2 2 4 4 + 7 11/3, तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास 2 पे वैल्यू क्या आ गई, 2 पे वैल्यू 11/3। उसके बाद में इस क्वाड्रेटिक को फॉलो कराना है, ठीक है ना, 2 से आगे। अब देखो 2 इसमें वैल्यू रखो, क्या बनेगा 2 - 4 -2, 2 - 5 क्या हो जाएगा -3, तो -3 - 2 तो 3, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, देखो क्या ये वैल्यू यही आ रही है क्या, देखो अगर इसमें 2 रखोगे तो 11/81 -2 -3, इसका मतलब ये हो गया 27, तो ये वाली वैल्यू हो गई अपने पास में 11/3 आने के लिए, तो यहां पे एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है प्रिंटिंग में कुछ एरर हो गया, ठीक है। तो इसमें ये 81 नहीं है भाई, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर था ना उसमें यहाँ 81 नहीं है, यहाँ 18 है उसमें, ये गलती है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 81 नहीं आएगा, 18 आएगा। तो ये वाला अगर 18 हो गया अपने पास, ये 81 नहीं है यहाँ पे, इसको 18 लिखेंगे, तो 18 लिखा तो 3 6 2 3, हाँ वहीं से स्टार्ट हो रहा है 11/3, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो है नहीं, अपवर्ड ओपनिंग है, ठीक है ना, x - 4 x - 5। इसकी रूट्स क्या है 4 और 5, तो 4 और 5 यहाँ पे रूट होगी, तो इसका मतलब इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज, तो लोकल मिनिमम देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ये एक तो लोकल मिनिमम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एक लोकल मिनिमम यहाँ पे आएगा ना क्वाड्रेटिक का, तो ये वाली वैल्यू क्या है 7/3, और क्वाड्रेटिक वाली लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला -d/4 है, तो इसको लिख लिया 11/18, और जो क्वाड्रेटिक है अपने पास ये वाला जो फॉर्मेट है x² - 9x + 20, इसमें लगा दो -d/4 है, इस 11/18 को साइड में रखा है, ठीक है ना, -d/4 है, d b² - 4ac - d/4 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/3 - 11/72। 11/72 मतलब ये हो जाएगा नंबर अपने पास, देखो 24 × 7 24 × 7 168 168 - 11 168 - 11 24 × 7 ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है ना। 168 - 11 क्या हो जाएगा अपने पास 157 157/72, ये आ जाएगा इसमें आंसर फोर्थ वाला, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्थ वाला। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है अपन को, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, एनसीआर -1 की वैल्यू 28 है, एनसीआर की वैल्यू 56 है, एनसीआर +1 70 है, ABC पॉइंट्स दे रखे हैं अपन को, T पैरामीटर है, तो ये जो लोकस ऑफ सेंट्रोइड है, तो इसका मतलब पहले तो अपन N की और R की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन को पता है
कि अगर एनसीआर और एनसीआर माइनस वन ऐसी वैल्यूज दे देते हैं तो फॉर्मूला होता है एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन, उसको अप्लाई कर लेंगे। तो देखो एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन ये क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, इस तरीके से फॉर्मूला होता है अपने पास में। और इसकी वैल्यू क्या है, देखो एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन 2, तो इसका मतलब ये आ गया यहाँ से कि एन माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू 2r, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, n माइनस 3r इक्वल्स टू माइनस वन। पहली इक्वेशन तो ये होगी यहाँ पे, ठीक है भाई। ऐसे ही एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 70 और 56 वाले को। 70 और 56 वाले को डिवाइड करोगे, देखो NCR प्लस वन डिवाइडेड बाई NCR, वही फॉर्मूला लगाओ NCR बाई NCR माइनस वन, तो n माइनस r प्लस वन बाई r प्लस वन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 70 बाई 56, 14 से डिवाइड कर दो, 14 5 और 4, तो ये आ जाएगा 5 बाई 4। अब देखो इसको, ये वन तो कैंसिल हो गया, 4n माइनस 4r इक्वल्स टू 5r प्लस 5, तो 4n माइनस 9r इक्वल्स टू 5। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 9r इक्वल्स टू माइनस 3, तो n इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, n की वैल्यू 8 आ गई भी, n की वैल्यू 8 आई, इसमें रखो 8 प्लस 1 9, 9 बाई 3, r की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब n की वैल्यू आ गई अपने पास 8 और r की वैल्यू क्या आ गई 3। तो सबसे पहला काम तो ये करना था अपन को, ठीक है ना, n और r निकाल ली। अब देखो n और r निकालने के बाद अपने पास a b c ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर इसको वैल्यू को लिखना चाहो तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी 3r माइनस n, देखो 3r माइनस n, 3 3 9 माइनस 8 1 हो गया, r स्क्वायर 9 माइनस 8 माइनस 1, तो 0 हो गया, 1,0। तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखा है ना, ये 1,0 लिखा है। अब सेंट्रोइड निकालने का सीधा फॉर्मूला पता है, देखो h, k लिखो, x, y लिख रहा हूं सीधा, ठीक है ना, बाद में x, y से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो ये 3x इक्वल्स टू 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया अपन। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालोगे, 3y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 4 sin t माइनस 2 cos t, ठीक है ना। एक काम करो, इस 1 को इसके साथ लाओ, स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे इतने पोर्शन का तो क्या आएगा 16 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से क्या आएगा 16 sin cos। इसी तरीके से इसके स्क्वायर में क्या आएगा 16 sin स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, तो ऐड करोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे आएगा 16, इससे 4 20, और वो प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस 2ab माइनस 2ab, सेम वैल्यू आ रही है दोनों में। अब देखो ये पूछा था अपन से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 20 आ गई, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है अपन को, इस तरीके से फॉर्मेट गिवन है, तो ये वाला फॉर्मेट तो देखो रिकरेंस रिलेशन का है, तो अपन रिकरेंस रिलेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज कर लेंगे। देखो अगर इसको लिखें अपन a0, अच्छा ये a0 के साथ a1 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसमें स्लाइड में यहाँ पे लिखा नहीं है, a1 है, ठीक है भाई, a0 के बाद a1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, देखो ये लिखा है अपने पास 2an प्लस 1 माइनस 5, 2an प्लस 2 माइनस 5 an प्लस 1 प्लस 3an इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख लिया अपन ने। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास 2, x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो अगर इस प्रोसीजर से नहीं जाओगे तो लेंथी पड़ जाएगा कि वैल्यूज निकाल के देखोगे, उससे आइडिया लगाओगे कि कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है ना। यहां से डायरेक्टली अपने पास 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3/2 और 1, इस तरीके से होता है ना। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में जाते हैं अपन, कैली हैमिल्टन थ्योरम होता है, डायरेक्टली अपन को उस फॉर्मेट तक पहुंचा देता है, पॉलिनोमियल वाले फॉर्मेट तक, उसी फॉर्मेट से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो x इक्वल्स टू 3/2 है और 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी जनरल टर्म अपन लिखने जाएंगे तो उसमें देखो इस 1 के फॉर्मेट में चलाएगा और 3/2 के फॉर्मेट में, इसका मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा 1 की पावर n प्लस b
इसके पास में क्या आ गया 3/2 की पावर है। अब ए और बी निकालने के लिए उसने डाटा दिया a0 0 है, तो 0 रखो भी, इसमें 0 रखोगे तो ये देखो a प्लस बी 0 आ गया से, तो इसका मतलब a और b एक दूसरे के नेगेटिव, अगर n को 0 रखोगे तो यहाँ से a प्लस बी 0 आएगा, देखो तो a की वैल्यू माइनस बी के बराबर होगी, ठीक है। अब बात है कि b कैसे निकालोगे, तो उसके लिए इसने एक और डाटा दिया, वो क्या है a1 इक्वल्स टू 1/2, a1 इक्वल्स टू 1/2 रखो इसमें, देखो अगर a1 इक्वल्स टू 1/2 रखोगे तो 1/2 और a, क्योंकि ये तो 1 ही बनेगा हमेशा 1 की पावर, b को लिख दिया -a और 3/2 की पावर 1, तो ये क्या आएगा 1/2 इक्वल्स टू a माइनस 3a/2, 3a/2 आ गया, इनको 1 रख के, तो a माइनस 3a/2 क्या बनेगा -a/2। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो यहां से क्या आएगा a की वैल्यू आ जाएगी -1, तो अगर a -1 आ गया तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, फाइनल फॉर्मेट आ गया इसके जनरल टर्म का, तो फाइनल अगर फॉर्मेट अपन लिखना चाहें इसमें, देखो फाइनल फॉर्मेट जो आएगा an इक्वल्स टू, ये -1 बना अपने पास में, ठीक है, प्लस, अच्छा b को क्या लिखते हैं -a, b -a तो प्लस का 1 और 3/2 की पावर, तो देख लो काइंड ऑफ जीपी बना रहा है अभी, ठीक है ना, काइंड ऑफ जीपी है भाई, ध्यान रखना एग्जैक्ट जीपी नहीं है, ये वाला पोर्शन जीपी बना रहा है, ठीक है ना, और ये वाला पोर्शन तो सिंपली कांस्टेंट की तरह ऐड हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो क्या पूछा है a1 a2, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, 1 से लेके 100 तक का सम ही तो निकालना है, तो 1 से लेके 100 तक का सम निकालोगे तो ये जो सिग्मा सॉल्व करके आएगा, सिग्मा a k और k 1 से लेके 100 तक, तो ये क्या बनेगा, देखो -1 आ गया 100 टाइम्स, तो -100 लिख दिया सीधा उसे। और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन कि अपने पास a1 a2 a3 में ये वाली टर्म भी आ रही है, इसमें पावर 1 रखोगे पावर 2, तो ये जीपी वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो a रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 100 -1 बाई r -1, तो 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 टाइम्स 3/2 की पावर 100 -1। अब देखो 3 टाइम्स 3/2 की पावर 100 -1 आ गया। अब ये जो 3/2 की पावर 100 -1 है ना, देखो अगर इसमें तुम n की जगह 100 रखोगे तो a 100 बन रहा है, वो 3/2 की पावर 100 -1 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इसको a 100 लिख सकते हैं, तो आ गया ना 3a 100 -100, इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में यूज करते हैं फॉर्मेट, उसी तरीके से यहाँ पे यूज हो जाएगा रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन ये है, देखो पिछला, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, एबीसीडी पे ट्रेपेजियम whose vertices lie on the parabola y square equals to 4x, the side AD and BC of the trapezium be parallel to y axis, diagonal की लाइन दे रखी है passes through 1,0। ये क्वेश्चन भी पता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक्स में, काफी बुक्स में दिया होता है, ज्योमेट्री वाली बुक्स में। तो इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं भाई, जो डाटा दे रखा है अपन को, थोड़ा ज्योमेट्री से आइडिया लगाते हैं। देखो सबसे पहले जब इसको प्लॉट करेंगे अपन, तो एक तो हो गया अपने पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला आ जाएगा, ठीक है, इसकी फोकस 1,0 आ जाएगी। उसके बाद ट्रेपेजियम है एबीसीडी, जिसकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ, और एडी और बीसी जो है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एडी और बीसी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस तरीके से आ जाएगा भाई, ठीक है ना। एडी ए बी सी डी, एडी वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, इसको नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इस तरीके से नाम दिया, ए बी सी और डी, इस तरीके से नाम दे दिया, ठीक है ना भाई। अब कह रहा है कि जो डायगोनल है ना उसकी लेंथ, अब देखो डायग्राम सिमेट्रिकल है अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो यहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे, डायग्राम सिमेट्रिकल है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं, इसमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 25/4, इट पासेस थ्रू 1,0। 1,0 और आसान बना दिया, फोकस वाले पॉइंट दे दिए, तो फोकस वाले पॉइंट इसका मतलब ये जो होंगे फोकल कोड होंगे, तो अगर फोकल कोड है तो AT स्क्वायर 280 a/t स्क्वायर -2a/t, वो वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर अज्यूम करनी हो तो a की वैल्यू तो 1 है, देख लो भाई 4x से कंपेयर करोगे तो t1 स्क्वायर 2t1, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1/t1 स्क्वायर -2/t1, क्योंकि अपन को पता है फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में पैरामेट्रिक रिलेशन क्या होता है, t1 t2 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन को ये लेंथ दी है, लेंथ क्या 25/4, चाहे ये लेंथ निकालो AC BD सिमेट्रिकली सेम है दोनों, ठीक है ना।
और अब बात करें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्या आएगा देखो, T1 स्क्वायर माइनस 1/T1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, क्या आ जाएगा ये 2 स्क्वायर, कॉमन ले लिया इसमें से, T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर, और ये जो नंबर है ये क्या अपने पास 625/16 आ जाएगा। ठीक है ना, लेंथ 25/4 है, उसको स्क्वायर कर दिया। देखो हमें तो एरिया बताना है, एरिया के लिए हमें तो यार वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सम ऑफ साइड्स चाहिएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम तो ये हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है T1 स्क्वायर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है T2 स्क्वायर, सॉरी 1/T1 स्क्वायर। तो अपन एक काम और आसानी से कर सकते थे, ये T1 T2 वाली वैल्यूज तो सेम ही हो जाएगी। देखो इसके लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो यही तो होगा भाई, डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे वो कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास, वो कोऑर्डिनेट आएगा T1 स्क्वायर माइनस 2T1। T1 T2 अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे अपन। ये क्या आएगा फिर ऑटोमेटिकली 1/T1 स्क्वायर 2/T1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां से अपन को डाटा यूज करना पड़ेगा। इस डाटा के लिए अपन एक काम और कर सकते हैं, अगर फोकल कोड ये है तो फोकल कोड ये होने से, चलो देखते हैं क्या एरिया क्या आएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लेते हैं क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो जाएगी, ये लेंथ क्या है 4T1 और वाली लेंथ क्या है देख लो 4/T1। ठीक है ना, 4T1 प्लस 4/T1, तो 4 कॉमन निकाल लिया, T1 प्लस 1/T1। ठीक है भाई, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2T1 माइनस 2/T1, देख लो यही आ रहा है। अच्छा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस के लिए तो एक्स कोऑर्डिनेट का गैप देखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है T1 स्क्वायर इसके लिए, और इसके लिए क्या है 1/T1 स्क्वायर है, तो T1 स्क्वायर और 1/T1 स्क्वायर ये वाला गैप आ जाएगा, और मोड लगा लेंगे भाई। ठीक है ना, क्योंकि हम रैंडमली लिख रहे हैं तो एरिया है तो पॉजिटिव नंबर ही जनरेट करना है यहाँ से। अब देखो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये नंबर हमें यहाँ से निकाल के लाना पड़ेगा T1 प्लस 1/T1। उसके लिए और कोई डाटा दे रखा है क्या अपन को, देखो 25/4 लेंथ ऑफ डायगोनल। इसका मतलब ये हो गया, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा भाई अपन को। इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं इस टर्म को। देखो इसमें से T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते, T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर निकल गया, इसमें से कॉमन क्या बचेगा T1 माइनस 1/T1 का स्क्वायर प्लस 4 625/16। ठीक है, T1 माइनस 1/T1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 दे रखा है, तो प्लस 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, परफेक्ट स्क्वायर जनरेट हो गया। T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर है, और ये भी T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, 625/16। तो ये जो नंबर बनेगा देखो क्या बनेगा, T1 प्लस 1/T1 इक्वल्स टू फोर्थ पावर आएगा। फोर्थ पावर में देखो प्लस माइनस से वैल्यू निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड यूज कर लेते हैं अपन। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसमें, देखो ये आ जाएगा 5/2, तो 5/2। इसका मतलब ये जो नंबर है ना 5/2 है। तो अगर ये 5/2 है तो ये बताओ T1 माइनस 1/T1 निकालोगे तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख सकते हैं अपन T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर, उसमें से अपन क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, तभी जनरेट होगा भाई ये वाला नंबर, देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4, तो 25/4 मतलब 25 माइनस 16/4, तो 9/4 3/2 आ गए। तो T1 माइनस 1/T1 क्या आ गया 3/2। तो 5/2 है, ये 3/2। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी थी 5/2 3/2 यूज करना है। अच्छा ठीक है, तो फिर तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो ये जो नंबर आएगा अपने पास देखो क्या बनेगा, ये पहले तो ये कैंसिल किया 2, T1 प्लस T2 की वैल्यू 5/2, इसमें भी दो फैक्टर है T1 प्लस 1/T, सॉरी T1 प्लस T2 नहीं, T1 प्लस 1/T1। तो T1 प्लस 1/T1 5/2, इसमें दो फैक्टर आएंगे T1 प्लस 1/T1 T1 माइनस 1/T1, तो 5/2 और 3/2। तो इस तरीके से ये जनरेट हो जाएगा। देखो यार क्या आएगा आंसर 75/4। तो 75/4 ऑप्शन तो है, इसका मतलब अपन ने कैलकुलेशन में गलती नहीं की, अपना सही है आंसर। तो ये आ जाएगा 75/4, हाँ 75/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, रिलेशन R x, y ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है ना, ये ब्रैकेट आना चाहिए यहाँ पे, वो यहाँ पे। ठीक है ना,
एक्स कोमा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स प्लस वाई इज इवन। तो ये तो मुझे लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई अगर इवन है, देखो एक्स प्लस वाई उसने इवन दिया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव के केस में ई कोमा ए शुड बिलोंग टू द रिलेशन आर, हर एक केस में, क्योंकि इंटीजर है, सारे इंटीजर को। तो देखो इंटीजर प्लस इंटीजर, सेम इंटीजर को ऐड करोगे तो इवन नंबर जनरेट होगा। इसका मतलब ए कोमा ए टाइप के जो इंटीग्रल पेयर्स आएंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है ना। अब जाते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो अगर ए कोमा बी मान लिया इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और बी कोमा सी, तो देखो ए और बी में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इवन प्लस इवन हो सकता है, ओड प्लस ओड हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए देखो बी जो यहां पे यूज होगा वही बी यहां यूज होगा, तो ओड प्लस ओड वाला कॉम्बिनेशन बनेगा अगर इधर ओड है, और यहां इवन और इवन का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ऑटोमेटिकली ए और बी और सी फिट हो जाएंगे कि हमेशा इवन ही बनेगा। जैसे 1 2 सॉरी 1 1 उठा, वहां 1 1 उठा लो, 1 1 और अगला पेयर उठा लिया जैसे 1 5, तो 1 5 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 1 3 3 5 उठा लो तो 1 5 आ गया, इवन बन रहा है। ऐसे इवन वाले केस देख लो, 2 4 4 6 2 6 इवन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक, अब सॉरी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता दिया है, तो ठीक है ना। सिमेट्रिक में तो क्या होता है, ए कोमा बी कोमा ए, जल्दीबाजी में ट्रांजिटिव बता दिया, ठीक है ना। तो ए कोमा बी और बी कोमा ए आ जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक्स कोमा वाई पेयर है, इवन नंबर ऐड होके बन रहा है, तो y प्लस एक्स लिखोगे तो भी इवन नंबर ही बनेगा, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाए। ये क्वेश्चन तो देख के कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। देखो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए कॉमा 0 कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b ऑन y एक्सिस बी ए, ठीक है। इफ द सर्कल लाइज बिलो द एक्स एक्सिस देन द ऑर्डर्ड पेयर 2a, b स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लॉट करते हैं भाई, देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। अगर इसको प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट b है y एक्सिस पे, एंड इसका देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, a, 0, a यहाँ पे a, 0, ठीक है। और क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट लेंथ दे रखी है, सर्कल लाइज बिलो एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया, इस तरीके से आ जाएगा। ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ की होने पर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये फॉर्मेट दे रखा है, तो इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर क्या आ जाएगा, α/2 माइनस b/2। तो ये वाला जो आएगा α/2 माइनस b/2, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, जो इसकी रेडियस होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b/2 आ जाएगा, माइनस β/2, सॉरी b/2 नहीं, माइनस β/2। और ये जो a हो जाएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम कर देंगे भाई, जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी उसके जस्ट बिलो ही तो ये आएगा सेंटर यहाँ पे, ठीक है ना। ये आ गया पे। अब देखो इसके बाद और क्या दे रखा है अपन को, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई अल्फा, ये तो डायरेक्टली हो गया। अब ऐसे ही अपन को रेडियस से इक्वेट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये रेडियस ही तो है भाई इसकी, तो रेडियस से इक्वेट कर देते हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगा, माइनस β/2 का मैग्नीट्यूड। तो रेडियस का फॉर्मूला पता ही है, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो α²/4 प्लस β²/4 माइनस गामा इक्वल्स टू रेडियस क्या है, देखो इसका मैग्नीट्यूड, ये β/2 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, α²/4। तो गामा की वैल्यू आ गई α²/4। अच्छा अपन को तो b चाहिए ना इसमें, अच्छा b, इसका मतलब लेंथ को रिलेट करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रूट ऑफ f² माइनस c, ये वाली वैल्यू b है, तो 2 रूट f²। देखो f की वैल्यू क्या है यहाँ पे, f की वैल्यू है बीटा माइनस β/2, तो ये आएगा माइनस β/2 माइनस c की वैल्यू क्या है गामा, तो गामा इक्वल्स टू ये क्या आ गया b। अब देखो स्क्वायर कर दो, इसको आंसर आ गया यार। स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, देखो स्क्वायर जैसे ही करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा अपने पास 4, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 4 माइनस β²/2 माइनस गामा इक्वल्स टू b²। अब अपन को b² ही चाहिए। अब इसमें वैल्यू देखो कौन से फॉर्मेट में, तो 2b² वाला फॉर्मेट। अच्छा ये 4 आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर किया है यार, तो 4 आएगा। तो एक तो हो गया यहाँ से माइनस β² और माइनस 4 गामा, गामा वाली वैल्यू ये रही, तो माइनस 4 गामा आ जाएगा माइनस α², तो माइनस α² और α² a² से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को,
एक पॉइंट है ए एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लेन में जो इक्विडिस्टेंट है इन तीनों पॉइंट से। लेट बी और सी ये पॉइंट है, देन अमंग द स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है स्टेटमेंट बता। तो देखो एक प्लेन में 3 पॉइंट्स रखे अपन को इन एक्स वाई प्लेन, ये सारे एक्स वाई प्लेन नहीं यार, ये पॉइंट कहाँ एक्स वाई प्लेन में है, तो ये प्लेन में तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इन्होंने ये बोला है कि एक्स वाई प्लेन में आएगा ही नहीं आएगा, वो सॉल्व करके देखते हैं अभी। देखो पॉइंट अपने पास 3 पॉइंट है तो ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके से 0, 3, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 1। देखो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, बोला है कि भाई ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन से पॉइंट पे जाएगा, सर्कम सेंटर पे जाएगा। अब कॉलिनियर तो देगा नहीं, पॉइंट कॉलिनियर हो गया तो फिर डिस्टेंसेस कैसे इक्वेट हो पाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा अपन को सबसे पहले। अच्छा उसके बाद क्या बोले, ट्राइंगल एबीसी। अच्छा उस पॉइंट को इन्होंने ए नाम दिया है, बी ये पॉइंट है, सी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताना है, तो पहले वो पॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो बेसिक डेफिनेशन लगा देते हैं भाई अपन। तो बेसिक डेफिनेशन के लिए अपन एक काम कर लेते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, z माइनस 2 का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए। x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 0, 0, 1, और ये x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अपन पेयर वाइज सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेट कर दो, या तो इसको इससे इक्वेट करोगे फर्स्ट को सेकंड से, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -6y प्लस 9 प्लस z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4z प्लस 4। उधर क्या बचा, उधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इधर से उधर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हुआ, z स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2z। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, 2z प्लस 6y इक्वल्स टू 12। इसका मतलब ये हो गया z प्लस 3y की वैल्यू जो आएगी 6 आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या। चलो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी z और y में, तो z और y में अगर एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो हो सकता है कि देख के पॉइंट क्लिक कर जाए कि कौन से इंटीग्रल पेयर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे याद तो है नहीं कि भाई कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो इन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर z स्क्वायर, तो 1 माइनस 2z इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, -4x प्लस 4 z स्क्वायर गया, और ये आ गया 9 माइनस 6z। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, 4z प्लस 4x इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा भाई, 4z प्लस 4x इक्वल्स टू 12। तो x प्लस z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x प्लस z का कॉम्बिनेशन 3 बनाएगा। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई इसमें। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और थर्ड को जब सॉल्व करोगे, देखो इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर z स्क्वायर, तो उसमें क्या बचेगा, 9 माइनस 6y, उसमें क्या आएगा, 4 माइनस 4z इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो -4x प्लस 4, -4x प्लस 4 माइनस 6z, और ये हो गया प्लस 9, इस तरीके से आ गया। अब देखो 4x इधर आ गया, इसके बाद में -6y प्लस 2z, 4 से 4 गया, 9 से 9 चला जाएगा, और ये 0। इसका मतलब ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 0। अब कुछ आइडिया लग रहा है क्या, देखो अगर z को 3 रखें, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, अब इतना सॉल्व किया तो। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन को, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, x, इसमें से गया x माइनस 3y इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब ऐसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 2x माइनस 6y इक्वल्स टू -6, तो 2x माइनस 6y। अच्छा ये तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास में। तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसको और इसको सॉल्व किया, ऐसे ही अपन इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 3y आ जाएगा।
अच्छा ये तो पॉइंट ही सारे सेम आ गए, देख लो एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन 2x प्लस 2z 6। अच्छा इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर देखो 1, ये 3 और 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? 3 और 1 3 और 1 3 और 1 हो गया, ठीक है 3 और 1 आ गया और 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू आ जाएगी 0 और y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। तो ये वाले पॉइंट्स आसान दिख रहे हैं भाई इंटीजर कि भाई ऐसा नंबर कौन सा बैठ रहा है इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय, क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है ना, इसलिए डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया कि कौन से नंबर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये बेसिक नंबर है 0 1 2, इनको सेटिस्फाई करा के देखो तो 0 1 3 ये आ गया, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना -3, हाँ सही है। अब आ जाते हैं क्या पूछा था इसमें आगे, ये तो कोऑर्डिनेट सॉल्व करने लगे अपन। अब इसमें देखो इसमें ये चीज पूछी गई है कि ट्राइंगल एबीसी है वो बताओ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ठीक है भाई अब तो आसान हो गया, पॉइंट अपने पास आ ही गए थे। पॉइंट क्या आए थे अपने पास अभी 0 1 3 आए थे, तो ये 0 1 3 आ गया। इसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, ये था सॉरी 2 0 -2 और इसके बाद में क्या आ गया 1 4 -1, ये वाला पॉइंट आ गया था अपने पास। अब देखो 1 4 -1 इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्या आएगा 25 26 और ये 30। इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 1 16 और 1 16 1 मतलब 18 हो गया √18 और इसके बाद बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ √9 9 16 20। तो ये तो आइसोसेलेस तो है ही नहीं, अच्छा आइसोसेलेस राइट एंगल बोला है, नहीं ये तो नहीं आ रहा। अब इसका मतलब ये हो गया एरिया पे जाना पड़ेगा, तो एरिया के लिए अपन वेक्टर्स बना के सॉल्व कर लेते हैं 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड वेक्टर वाले फॉर्मेट से, ठीक है ना। तो वेक्टर वाले फॉर्मेट से देखो क्या बनेगा इसमें वेक्टर, अगर ये वाला वेक्टर लिखो पहला वेक्टर, इसको a से डिनोट कर दिया तो ये बनेगा दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा 2 -1 -5 i j k, और b वाला फॉर्मेट इस पे बना लूं वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या बनेगा 1 -4 -1 1 -4 -1, ठीक है भाई यहाँ से बना सकते हैं अपन। अब इसको देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें i j k, ये आ जाएगा अपने पास 2 -1 -5 1 -4 -1 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या है इसमें, देखो आई कैप आएगा 1 -20 -19 माइनस जे कैप -2 + 5 3 + k कैप -7, ये जो नंबर आएगा ये क्या बनेगा 1/2 रूट ऑफ, अब देखो अपने पास ये जो नंबर होगा 361, ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो दोनों के दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं स्टेटमेंट जब सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर आएगा देखो 19 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9√2 तो आ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये डाटा है तो ये फॉल्स हो गए भाई दोनों के दोनों, ठीक है ना, दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसमें क्या दे रखा है 3 defective oranges are accidentally mixed with 7 good ones and on looking at them it is not possible to differentiate between them. 2 oranges are drawn at random from the lot if x is this। सेकेंड, ये इन्होंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रखा है कि गेटिंग द डिफेक्टिव ऑरेंज, ठीक है ना, गेटिंग द डिफेक्टिव ऑरेंज, और ये जो नंबर है ना ये वेरिएंस था शायद इसमें, तो यहाँ पे ये गेटिंग डिफेक्टिव और इसका वेरिएंस बताना है, ठीक है ना। देखो अपन को पता है कि सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं भाई, तो xi और प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, भाई जब सेलेक्ट करें तो हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना आए, एक डिफेक्टिव आ जाए, 2 डिफेक्टिव आ जाए, 3 डिफेक्टिव आ जाए, ठीक है ना भाई, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये 3 डिफेक्टिव आ गए, अब एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आया मतलब अपन 2 रेंजेस सेलेक्ट करें, अच्छा सेलेक्ट ही 2 कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, 3 पे तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखो अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, सबके सब सही आए तो 7c2 फेवरेबल हो गए, और टोटल क्या है अपने पास 7 3 10 10c2, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एक डिफेक्टिव आ जाए, तो अगर एक डिफेक्टिव आया
तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिफेक्टिव में से सिलेक्ट करोगे 3C1 और अगर एक सही हो जाएगा तो 7C1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो गए, दोनों के दोनों डिफेक्टिव कहां से आएंगे, उन तीन में से आएंगे 3C2 डिवाइड बाई 10C2, तो इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हो गई। लेकिन वेरिएंस में हमें पता है xi का स्क्वायर काम में आता है, ठीक है ना, फॉर्मूले में 0 1 4। जब बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटीज xi माइनस म्यू का स्क्वायर सिग्मा, उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें ये फॉर्मेट बनता है xi स्क्वायर pxi माइनस म्यू स्क्वायर अलग हो जाता है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को पहले इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा सिग्मा xi pxi, देखो xi pxi इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये म्यू आ जाएगा यहाँ। अब अपने पास वेरिएंस चाहिए, देखो वेरिएंस निकालने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा दे xi का स्क्वायर pxi माइनस म्यू का स्क्वायर, तो ये जो मीन आएगा इसको यहाँ रख देंगे। xi स्क्वायर मतलब 0 1 4, इनको रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे और फाइनली अपना। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जीरो से लेकर x टी एफ टी डी टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो देखो अपन एक काम कर लेते हैं x ग्रेटर देन 0, भाई इंटीग्रेशन हो रहा है इसका मतलब डिफरेंशियल फंक्शन रहा होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, लेबनिज थ्योरम से x एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इधर 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ये फॉर्मेट आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स को y लिख लेते हैं क्योंकि y वाला फॉर्मेट अपने को पता होता है भाई, ठीक है ना। तो y लिखोगे तो क्या आएगा xy इक्वल्स टू 2xy, xy इक्वल्स टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। तो यहां से देखो x y dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0, तो ये तो y dx प्लस एक्स डी वाई बन गया इक्वल्स टू 0, एग्जैक्ट बन गया भाई ये तो d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब एक्स वाई कॉन्स्टेंट आएगा, तो एक्स वाई अगर कॉन्स्टेंट है तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू 6, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 2 पे वैल्यू 3 है, तो 6 पे वैल्यू बतानी है, तो 6 पे वैल्यू y इक्वल्स टू 6 बाई एक्स होगा, तो 6 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट करो लेबनिज थ्योरम लगा के आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है भाई, इसमें क्या दे रखा है, ओ ओरिजिन है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 और Z2 गिवन है, और आर्ग्यूमेंट में ये रिलेशन है। अच्छा ये Z2 नहीं है भाई, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, या फिर एरर है इसमें, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, एक सेकेंड रुकना, ये यहाँ पे है ना, ये जो लिखा है ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो ये पॉइंट देख लो कहाँ पे, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्या पता कोई ज्योमेट्रिकली सॉल्व हो जाए। तो Z1 है, यहाँ पे ये पॉइंट है √3, 2√2, ये पॉइंट दे रखा है √3, 2√2 आयोटा, ये आयोटा भी बाहर है, इसके रूट के अंदर नहीं है भी, ठीक है ना। एक पॉइंट दे रखा है Z2, और Z2 और Z1 के आर्ग्यूमेंट में ये डिफरेंस है कि Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है ना, Z1 के आर्ग्यूमेंट में π/6 ऐड करो, तो Z1 तो ये है, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो यहाँ से ज्वाइन करने वाली लाइन आ जाएगी, इसमें π/6 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैग्नीट्यूड में क्या फर्क है कि Z2 का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो Z1 के मैग्नीट्यूड का 1/√3 टाइम्स है, देख सकते हो यहाँ से, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो कम हो गया अभी, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा अगर ज्योमेट्रिकली मार्क करोगे तो ये हो जाएगा Z2 और ये अपने पास है Z1, ठीक है ना, ये Z1। अब पूछा क्या गया इसमें कि बताओ कि ABO, अच्छा इसको मार्क कर रखा था A और इसको नाम दिया B, इस ट्राइंगल के बारे में बताना है, तो अपन इसको ज्योमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं। ज्योमेट्री से देखो पहले तो ये पॉइंट Z2 निकालना पड़ेगा, तो Z2 निकालने की जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस क्या है अपने पास में, √(x² + y²), ये √11, ठीक है भाई, ये हो गया √11। ये जो mod Z2 आएगा, mod Z2 क्या, √11/√3 आ गया, √11/√3, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अपन को बोला है कि बताओ आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, क्या है ये, तो सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल निकालने के लिए देखो ये वाला जो एंगल है ये तो π/6 है, ये वाला एंगल π/6 है, और दूसरी बात ये कि अपन को साइन रूल लगा के कुछ एंगल निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कौन सा एंगल निकालें इसमें, देखो
ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ पता है, तो ये निकाल लेते हैं पहले लेंथ। ये लेंथ d मान ली अपन ने, ठीक है ना। तो कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, cos पाई बाई 6 क्या होगा, cos पाई बाई 6 हो जाएगा √3/2 इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 11/3 प्लस 11 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2ab क्या जाएगा 11/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11, तो d की वैल्यू आ जाएगी √11/3। तो कोसाइन फॉर्मूला लगाया भाई जो एसओटी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, a² प्लस b² माइनस c² बाई 2ab। तो d की वैल्यू ये आ गई अपने पास में। अब अपन देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगा। देखो ये √11/3 है, ये भी √11/3 है, इसका मतलब ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब ये π/6 है, तो ये भी क्या होगा π/6 होगा। तो 30 ये तो कंज्यूम हो गए, इसका मतलब 60, तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया 2π/3। इसका मतलब ये हो गया कि ABO इज स्केलन, स्केलन तो नहीं है भाई, आइसोसेलेस है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, ABO इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सही बात है। और एरिया भी निकालना चाहो तो एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 AB sin C, साइन रूल में होता है ना, हाफ इंटू दिस साइड इंटू दैट साइड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये डिस्टेंस अपन निकाला है √11/3, ये √11/3, इसका मतलब ये हो गया 11/3 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन 120 साइन 60 √3/2 आ जाएगा, ये √3/2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया 11 बाई क्या हो जाएगा 4√3। तो ये इसका आंसर आना चाहिए था। इसका मतलब ये एरिया वाला ऑप्शन तो यहाँ पे मैच करेगा नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ABO जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, यही करेक्ट होगा भाई, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन है इसमें बस, ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगले पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, इमेज ऑफ दिस पॉइंट इज, तो इमेज निकालना है, तो सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है भाई इसमें। तो सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, ये वाली लाइन अपने पास है, इस पे कोई पॉइंट मान लो भाई सबसे पहले। अच्छा इमेज निकालना है, तो 4 4 3 यहाँ रहा होगा, तो इसका इमेज यहाँ कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट है ये लाइन पे भी है, तो लाइन पे कोई पॉइंट मानोगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 3 नहीं, ये लैम्डा है यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा अपने पास में लैम्डा प्लस 2, और अगला क्या आएगा अपने पास में 3 लैम्डा प्लस 1। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट जीरो कर दो। लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 1 3। तो ये जो वेक्टर है ये क्या बना वेक्टर, देखो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 3 लैम्डा माइनस 2, और इसका डॉट इसके साथ जीरो करो। डॉट अगर इसके साथ जीरो करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6, ये जीरो कर दिया, तो जीरो क्या 9 4 1, तो क्या गया 15 लैम्डा इक्वल्स टू 6 6 12, अच्छा एक सेकंड 15 नहीं 14 लैम्डा, और क्या है 14, तो लैम्डा तो 1 आ गया, तो ये तो आसान हो गया फॉर्मेट, लैम्डा 1 है, इसका मतलब ये क्या आ गया 3 3 4। अब मुझे ये चाहिए कि अल्फा बीटा गामा बताओ, तो मिड पॉइंट से निकाल लो भाई। तो अल्फा इक्वल्स टू 6 माइनस 4 हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 वाला फॉर्मेट लगा रहा हूं भाई। तो अल्फा हो जाएगा 6 माइनस 4 2, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस प्लस दिस, बीटा प्लस 4/2 6 2 आ जाएगा, और गामा क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो गामा प्लस 3/2, तो 8 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो इसका मतलब तो 2 2 2 आ रहे, तो ये तो 6 होगा भाई। तो एक सेकंड रुकना, अल्फा प्लस 4/2 6 6 माइनस 4 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 3, तो 5 आएगा, एक सेकंड, हाँ ये गलत कर दिया, यहाँ पे 5 आएगा भाई, ये 5 आएगा। गामा प्लस देख लो गामा प्लस 3/2 इक्वल्स टू 4, 8 माइनस 3 5 आ गया, तो 5 4 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया यहाँ पे, तो ये वाला आंसर अपना आ जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फंक्शनल इक्वेशन का है क्या, देखते हैं भाई। इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि f of x प्लस वाई इक्वल्स टू f of x प्लस f of y प्लस 1 माइनस 2/7xy, और f of x ये गिवन है अपन को। तो अपन को सबसे पहले तो ये a और b निकालने पड़ेंगे भाई, तो a और b निकाल लेंगे। तो देखो इसमें जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, जैसे 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 0 पे वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 0 पे लिखोगे तो यहाँ पे f of 0 इक्वल्स टू 2 टाइम्स f of 0 प्लस 1, तो f of 0 की वैल्यू जो है ना वो -1 है। तो अगर f of 0 -1 है, इसका मतलब जरूर ये कांस्टेंट b क्या रहा होगा -1 रहा होगा। इसका मतलब इतना तो श्योर है कि भाई f of x में जो लिखा है अपने पास 2 प्लस 3a(x²) प्लस a प्लस 2 बाई a माइनस 1 x, और ये क्या आएगा -1।
पहली बात तो ये हो गई यहाँ से, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद में, देखो ए निकालना पड़ेगा, तो ए के लिए अपन 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा 1 पे निकालें या कोई दूसरी वैल्यू पे, एक्स को 1 रख दें, वाई को 0 रख दें, या फिर अपन एक काम कर लेते हैं, एक्स को 1 रख देते हैं और वाई को -1 रख देते हैं। अच्छा ठीक है, यहां से आइडिया लग रहा है। देखो अगर अपन एक काम करें कि x को रखा 1, लेकिन वो फॉर्मेट भी बैठ नहीं पाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अपन को x और y रख के कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें कंपेयर कर लेते हैं, एक सेकंड रुको, डेरिवेटिव से निकाल ले, डिफरेंशिएशन से कुछ वैल्यू निकाल सके, अगर डेरिवेटिव से अगर वैल्यू निकाल सके अपन, देखो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव लगा देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो f डैश ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f डैश ऑफ x, और y वाला ये आ जाएगा टर्म -2/7y, ये फॉर्मेट आ गया अपने पास में, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, रख देते हैं y को -x, तो y को रखोगे -x, तो इसका मतलब f डैश 0 f डैश ऑफ x प्लस 2/7 x हो गया। तो f डैश 0 यहाँ से निकालो भाई, तो ये आएगा a प्लस 2/a-1। f डैश x क्या आएगा, f डैश आएगा 2 टाइम्स 2 प्लस 3a x प्लस 2/7x। तो ये हमेशा ट्रू होने चाहिए, इसका मतलब आइडेंटिटी बना दो इसे, तो a प्लस 2/a-1, इधर कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया 4, तो इसका मतलब 4a माइनस a इक्वल्स टू 6, तो 3a की वैल्यू 2, 3a की वैल्यू 6, सॉरी 2 नहीं 3, तो a क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 रख के देखो कि क्या x वाली टर्म भी मैच हो रही है क्या, तो x वाली टर्म तो इसमें मैच नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है डाटा में, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/15, साइन इनवर्स 33/65। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर ले, ट्राइंगल में कन्वर्ट करके इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स में अगर पहले वाले एंगल को लिखोगे, देखो कोस में साइन इनवर्स में 3/5 है, तो tan इनवर्स में क्या आ जाएगा 3/4, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ 3/4। ऐसे ही अगला क्या आएगा, देखो अगले वाले ट्राइंगल के लिए देखोगे 5/15 है, 5/15 मतलब 1/3 हो गया है, तो 1/3 का मतलब ये हो गया 1 यहाँ पे 3, तो ये √8, tan इनवर्स ऑफ 1/√8। और अगले वाले को देखोगे 33/65 मतलब 11/13 हो जाएगा, तो 11/13, तो 11 और ये 13, तो 169 में से 121 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या बचा 48 मतलब हो गया √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 11/4√3। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अपन एक काम कर लेते हैं, देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन से नहीं बच सकते, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो इस तरीके से एक सेकंड इसको है ना सॉल्व करते हैं, सीधा कोस लगा रहा हूं भाई। देखो अपने पास है कोस ऑफ, मेथड को स्लाइडली चेंज किया क्योंकि tan इनवर्स में जब सॉल्व करेंगे ना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो कोस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, देखो क्या आएगा ये इसका कोस, तो कोस ऑफ दिस माइनस साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ सी। इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा कोस ऑफ a कोस ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b, और ये आ जाएगा कोस ऑफ c माइनस साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b इंटू साइन c। ये सबसे सही तरीका है कि भाई वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। देखो इसमें कोस कोस साइन साइन, और सारे साइन कोस पता है अपन को, a वाली वैल्यू साइन में 3/5 है तो कोस में 4/5 हो जाएगी, यहाँ पे साइन कोस में वैल्यू, यहाँ पे साइन कोस में वैल्यू, तो इस तरीके से ये वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। और वैल्यू रख के जहां तक ये वैल्यू सॉल्व करते हैं शायद 0 आता है इसमें, क्योंकि सारी टर्म्स कैंसिल होगी, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया, x²/9 y²/4 हॉरिजॉन्टल इलिप्स दे रखा है, ठीक है ना। Ellipse EIs are constructed such that centers and eccentricities are same that of even length of minor axis of EI with the length of major axis, ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी, अच्छा ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एक बार एडवांस में भी आया हुआ है मल्टी करेक्ट में, तो उन्होंने एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया, इसमें हो सकता है इनफाइनाइट जीपी बन जाए, ठीक है ना। एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखो ये आ जाएगा यहाँ पे, और फिर कह रहा है कि जो माइनर एक्सिस है वो अगले के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1 और E+2 के लिए मेजर एक्सिस, तो इसका मतलब अगले के लिए ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, इस तरीके से।
और इसेंट्रिसिटी वही रह रही है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, देखो इसमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी, ये फॉर्मेट होता है अपने पास में, ठीक है ना। सर्कल इसका स्पेशल केस हो जाता है पाई आर स्क्वायर, वो यहाँ से हो जाता है जब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ इक्वल हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले के लिए अगर बात करोगे तो ए क्या है अपने पास 3 और बी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। तो पहले वाले इलिप्स की बात करोगे तो पाई ए बी 3 × 2। अब दूसरे वाले इलिप्स पे आ जाए, दूसरे वाले इलिप्स में क्या हो जाएगा कि इसेंट्रिसिटी इसकी जो है वही इसकी है, तो इसेंट्रिसिटी इसकी क्या है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 4/9, तो इसेंट्रिसिटी होगी √5/9, ठीक है ना भाई। तो इसेंट्रिसिटी √5/3 होगी। अब दूसरी बात कि ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 2, तो उसके लिए जो फोकस वाला पॉइंट जाएगा इस इलिप्स के लिए, तो फोकस कहां पे होगा 0, BE पे, बी उसके लिए क्या हो जाएगा 2 और इसेंट्रिसिटी है √5/3, तो 2√5/3 हो जाएगा। चलो इसको ऐसे ही लिख लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया उसके लिए फोकस। अच्छा हमें फोकस से मतलब नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये बताओ कि एरिया क्या होगा, तो पाई और ए बी, तो पाई, अब इस केस में ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मेजर एक्सिस की लेंथ ये होगी भाई, ये वाली लेंथ 2। तो अब इसके लिए माइनर एक्सिस निकालना है, तो माइनर एक्सिस के लिए ये आ जाएगा, और माइनर एक्सिस का फॉर्मूला अपन को पता है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाले फॉर्मेट से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना भाई। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, उसमें मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी लेंथ 4 1 माइनस, तो 4 × 1 माइनस 5/9, तो ये हो जाएगा 4 × 4/9, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगली टर्म निकाल सकते हैं अपन, तो अगली टर्म निकालोगे देखो एरिया क्या आ जाएगा, अगली टर्म निकालोगे तो एरिया आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मेट लगाओगे कि भाई जो इसका माइनर है वो अगले के लिए काम आ जाएगा मेजर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें 4/3 है तो पाई 4/3, ठीक है ना भाई। अब देखो 4/3 से अपन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 16/9 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास में 4/9, तो 64/9, सॉरी ये आ जाएगा 2/3, 2/3 मतलब 32/27। तो इस तरीके से नंबर बन जाएगा अपने पास में। तो देख सकते हो ये जो काइंड ऑफ एजीबी बना रहा है 8 6 8, इसको सॉल्व करना पड़ेगा वापस, एक सेकेंड, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया कि एफ ऑफ एक्स क्या है 3x, x लेस देन 0, 0 से 2 में मिनिमम ऑफ दिस, और x ग्रेटर देन 2 के लिए 5, तो 0 से पहले ये है 3x वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। 2 से आगे देखोगे अगर x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 से आगे 5 आ जाएगा, 2 से आगे 5। अच्छा अब आते हैं इस पे, देखो इसमें जो है ना वैल्यूज गिवन है, पहले 0 से 1 में देखोगे, अगर ये जो लिखा है यहाँ पे, इसको अगर 0 से 1 में देखोगे तो 1 प्लस x, और इंटीजर क्या बनेगा 0 और x, तो 1 प्लस x और x, इन दोनों में से मिनिमम क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात x निकल के आएगा, तो y इक्वल्स टू x वाली लाइन पे मूव करा दो 0 से 1, तो 0 से 1 में इसका स्लोप 1 हो जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू x वाली लाइन पे आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3x। अब देखो अगले पे आते हैं कि अगर 1 से 2 गया तो 1 पे ये वैल्यू क्या बनाएगा, 1 पे एग्जैक्टली अगर देखें तो 2 आया यहाँ से, 2 + 1 3, और यहाँ से 3, इसका मतलब 1 पे क्या वैल्यू बन जाएगी 3। तो x इक्वल्स टू 1 पे बात करें, अगर अपन x इक्वल्स टू 1 पे बात करें, देखो 0 पे वैल्यू क्या बन रही थी, यहाँ पे 0 जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस इंटीजर पे इसको दिक्कत आ गई। 1 पे अगर जाओगे 1 पे कहाँ पहुंचेगा, 3 पे पहुंचेगा, तो 1 पे यहाँ आ जाएगा 1,3। फिर आते हैं कि 1 से आगे गए, 1 से आगे गए देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 + x, और इसमें क्या आ जाएगा 1 से आगे देखोगे तो 1 से आगे x + 2, तो x + 1 और x + 2 में मिनिमम किससे आएगा, x + 1 से आएगा, तो x + 1 से मिनिमम आएगा, इसका मतलब 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा और 3 पे जाएगा, तो इसका मतलब इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर 2 पे ले जाओगे तो एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू देखो क्या आएगी इसमें 6, और ये 2 2 1 5, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा इसमें कर, तो इस तरीके से है। अब क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा नंबर ऑफ पॉइंट्स में नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, देखो कंटिन्यूअस कहां नहीं है, एक यहाँ 2 पॉइंट ये हो गए, और डिफरेंशिएबिलिटी के 3 पॉइंट, 2 और 3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या दे रखा है अपन को कि अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 6 -3
की पावर r माइनस 1 12 c टू r माइनस 1, ये दे रखा है अभी अपन को, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है। देखो अगर इसमें वैल्यूज लिखोगे, यहाँ पे r माइनस 1 है, यहाँ 2r माइनस 1 है, तो इसका मतलब अपन को सेम टाइप का नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इस -1 वाले नंबर की मदद ले सकते हैं। -1 क्या होता है, आटा का स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, तो 2r में चला जाएगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब वहां से सिंप्लीफाई करना आसान है। 1 प्लस सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके 6 √3 आयोटा की पावर 2r माइनस 2 है, तो 2r माइनस 2 में से 2r माइनस 1 अलग किया और 1/√3 आयोटा अलग कर लिया, इस तरीके से लिख लिया, और ये आ गया 12c 2r माइनस 1। तो देख सकते हो यहाँ पे ओड वाले फॉर्मेट आ गए 1 3 5 11, तो ओड वाले फॉर्मेट है इसलिए आसान हो गया ये। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस देखो 1/2√3 आयोटा, क्योंकि अपन को पता है x प्लस वाई पावर n x माइनस वाई पावर n, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कौन से आ जाएंगे फॉर्मेट, NC0 NC2 NC4 बचेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, NC1 वाली टर्म आएगी, उसके बाद NC3 आएगा। इसका मतलब ये हो गया 1/2। अपन एक काम कर लेते हैं, इसमें 1 प्लस √3 आयोटा की पावर n वाली टर्म और 1 माइनस √3 आयोटा की पावर n वाली टर्म, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते, तभी देखो C1 C3 C5 वाली टर्म बच जाएगी यहाँ से। अब आसान हो गया क्वेश्चन, कैसे, ये देखो ये ओमेगा के फॉर्मेट में आता है, नहीं आता भी अपने पास में, ये ओमेगा के फॉर्मेट में आता है। अब देखो n क्या है यहाँ पे, n एक्चुअली यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख दो यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, 2 पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ताकि ओमेगा वाले फॉर्मेट में चला जाएगा। अच्छा ओमेगा वाले फॉर्मेट में जा रहा है क्या, देखो ये जो है ना, ये -1 माइनस √3/2 आयोटा का स्क्वायर, उस तरीके का फॉर्मेट है। देखो इसमें चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, पावर 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर इसमें देखो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसको ओमेगा लिख सकते हैं और इसको ओमेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लिया 1 प्लस, ये आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 6 माइनस, और ये आ जाएगा, सॉरी ओमेगा नहीं, ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 ओमेगा और होल पावर 6 बाई 2√3 आयोटा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा गया एक्चुअली, ये पूछा गया, तो ये अल्फा निकालते हुए देखो क्या आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा 2 पावर 6 2 पावर 6 2 पावर 6 हो गया अपने पास में 64 64/2 क्या आ जाएगा 32 32/√3 आ जाएगा 1 प्लस 32/√3 आयोटा। ओमेगा पावर 12 को क्या लिख सकते हो 1, और ये ओमेगा पावर 6 ये भी क्या हो गया ओमेगा पावर 12 ओमेगा पावर 6, ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 ही बन गया। इसका मतलब यहाँ से तो अल्फा 1 ही आ गया भाई। तो अगर अल्फा 1 आया, तो अल्फा अगर 1 आ गया तो सॉरी यहाँ पे ए नहीं है भाई, ये ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा है। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। देखो अगर इस लाइन की बात करें, तो लाइन कौन सी अपने पास में, x माइनस √3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और पॉइंट कौन सा है 12√3। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला, पॉइंट रखो इसमें 12 माइनस 3 9 प्लस 1 10 बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2, ये तो 5 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर 5 आना चाहिए अभी, ठीक है ना, इसका आंसर 5 आना चाहिए इस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, अल्फा यहाँ पे आसानी से निकल गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए बी डी, ये वेक्टर्स गिवन है, इसके बाद d.c गिवन है और ये वाली वैल्यू गिवन है। तो इसमें फॉर्मेट बचा ही नहीं कुछ, सारे डाटा दे तो दिया इसने। देखो a.c दे रखा है यहाँ पे, तो अपन a.c का यूज यहाँ पे कर लेंगे भाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर माइनस 4a.c माइनस 4a.c मैग्नीट्यूड c आ गया, तो ये 8 है। मैग्नीट्यूड c स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 4 12 12 माइनस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर माइनस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मैग्नीट्यूड c की वैल्यू 2 आ गई। देख लो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है मैग्नीट्यूड c माइनस 2 वाला, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड c 2 आ गया। अब आ जाते हैं एंगल बिटवीन d एंड c। तो एंगल बिटवीन d एंड c, अच्छा ये एंगल दिया हुआ था, ये जब पेपर में आया था शायद यहाँ π/4 था, ये एंगल गिवन था π/4 था, ठीक है भाई। अब देखो क्या बोला है कि 10 माइनस 3 b.c निकालना, तो अच्छा b.c निकालना पड़ेगा भाई अपन को। देखो एक इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि d इक्वल्स टू a क्रॉस b है, तो d इक्वल्स टू a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b से कुछ काम चल जाएगा क्या। अच्छा हमें b.c निकालना ही पड़ेगा भाई, b.c एंगल बिटवीन दे रखा है b.c, b का मैग्नीट्यूड पता है, c का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। b.c देखो
बी डॉट सी की अगर बात करें तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है इसमें 3, देख लो 4 4 1 3 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सी 2 और एंगल उनके बीच में है 45, तो कोस 1/√2 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3√2, तो इसकी वैल्यू हो गई अपने पास में 3√2। अब देखो 3, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9√2, 9√2 जो नंबर आएगा 9 इंटू 1.4 14 इंटू 9 12.6, तो ये इसको मोड को नेगेटिव से खोलना पड़ेगा भाई अपन को, यहाँ पे जो मोड लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा 9√2 -10। अब बात रही इसकी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ये जो d क्रॉस c का स्क्वायर लिखा है, तो d क्रॉस c, तो d क्या a क्रॉस b, तो a क्रॉस b क्रॉस c, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, a डॉट c टाइम्स b वेक्टर माइनस b डॉट c टाइम्स a वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से सॉल्व कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। a डॉट c क्या है अपने पास में, अच्छा a डॉट c ये था, मैग्नीट्यूड c 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स b माइनस बी डॉट सी, बी डॉट सी क्या है इसमें देखो, बी डॉट सी निकालना पड़ेगा भाई। अच्छा बी डॉट सी ये था ना 3√2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी वेक्टर ए है आई जे के, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा भाई, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो इसका रिजल्टेंट, एक सेकंड, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, रूट ऑफ 4 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर क्या है अपने पास इसमें, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर है 339 हो जाएगा, प्लस 339 टू 18 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 18 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 3 18 3 54, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा 2 3 4 3 12 12 रूट 12, अच्छा 12 रूट 2 और ए डॉट बी क्या आ जाएगा, देखो इसमें ए डॉट बी की बात करें तो ये आ जाएगा नंबर, ये वाला नंबर आ जाएगा ए डॉट बी अपने पास में 221, और इसको रख के आंसर निकाल सकते हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में ये एंट्रीज गिवन है, इसमें ये एंट्रीज अपने पास जो है इसमें बोला है कि S1 ये सेट है, S2 ये सेट है, S1 ये सेट है, S2 ये सेट है, S3 ये सेट है, ठीक है भाई, ये सेट गिवन है। इसमें बोला गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S2 यूनियन S3, ये बताना है अपन को। तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अपन एक काम कर लेते हैं भाई, उसमें देखो S1 क्या है, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तो देखो अगर ऑर्डर 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हो गया जो एंट्री इधर आएगी वो इधर आएगी, जो एंट्री यहाँ पे आएगा वो एंट्री इधर आ जाएगा, और जो एंट्री यहाँ आएगा वो एंट्री यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये चॉइस की बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 5 5 5 पावर 3 हो गया। अब ए ट्रांसपोज है तो बीच में तो कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 5 5, तो इसका मतलब ये हो गया 3 3 6, तो 5 पावर 6 हो गया। तो S1 के अंदर एलिमेंट आएंगे 5 की पावर 6। PNC का यूज कर रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसके बाद आ जाओ अगले पे, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक S2 स्क्यू सिमेट्रिक है और S3 में डायगोनल एंट्रीज का सम 0 है, तो S2 स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में पता है डायगोनल एंट्री का सम 0 हो जाएगा, तो डायगोनल एंट्री का सम 0 कैसे कैसे हो सकता है वो देखो मैक्सिमम सम इसमें 3 आ रहा है और -5 आ रहा है, 3 एंट्रीज का सम 0 बना के देख रहे हैं S2 के लिए कि डायगोनल एंट्री का सम 0 कैसे कैसे बन सकता है। देखो पहले इसमें 2 रख दिया मैक्सिमम, तो -1 आ जाएगा इसका। फिर अगर इसके लिए रखा लेट से यहाँ पे 2 -1 3 का कुछ यूज हो सकता है, हाँ 3 भी यूज हो सकता है। अच्छा पहले इसी को चेंज कर लेगा, -2 1 1 और 3 का यूज कर सकते हैं अपन, हाँ 3 भी यूज हो जाएगा, -3 और 1 2, -3 1 2 यूज हो जाएगा, -3 1 2 यूज हो जाएगा। और इसमें देखें -3 1 2 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या, -3 1 2 के साथ नहीं बैठ रहा कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब ये 3 केस बन जाएंगे। जब डायगोनल एंट्रीज में इनको रख दोगे तो सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और अपन स्क्यू सिमेट्रिक बना लेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक में भी यही है कि भाई यहाँ जो फिट करोगे उसके अकॉर्डिंगली फिट हो जाएगा माइनस साइन के साथ में, तो इनके लिए चॉइस नहीं रहेगी नीचे वाले के लिए, अगर ऊपर रख दिए तो। डायगोनल एंट्रीज को फिट करने के देखो कितने तरीके हैं। अगर अपन इसकी बात करें पहले केस की, पहले केस में क्या -3 1 2, इनको अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, अपन को स्क्यू सिमेट्रिक बोला ना, स्क्यू सिमेट्रिक में तो 0 ही होगा ना भाई डायगोनल एंट्री, ये तो अगले वाले के लिए निकालने लग गया मैं। तो S2 की बात करोगे तो S2 में एलिमेंट की बात करें तो S2 में देखोगे तो ये 0 कर दिए तो 5 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर इसमें S3 की बात करोगे, S3 में क्या कह रहा है, डायगोनल एंट्रीज का सम 0 होना चाहिए, तो डायगोनल एंट्री का सम इस तरीके से 0 हो सकता है, इस तरीके से 0 हो सकता है और इस तरीके से 0 हो सकता है। देखो इस तरीके से
कैसे केसेस बनेंगे अपने पास? S3 का सम देखें, अच्छा S3 में अगर देखें तो डायगोनल एंट्रीज का सम ऐसे से 0 बन सकता है, तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। और बाकी के केसेस क्या हो जाएंगे, देखो हर एक के पास 5 चॉइस हो जाएगी अपने पास में, तो कितने बनेंगे 5 पावर 6। ऐसे ही अगले में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 केसेस 5 पावर 6। और ऐसे ही अगले में क्या आ जाएगा 3 5 पावर 6, तो ये हो जाएगा 6 6 12, 12 इंटू 5 पावर 6। लेकिन अब इसमें देखो जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो इंटरसेक्शन में ध्यान रखना कि क्या कुछ कॉमन आ सकते हैं क्या। अच्छा 0 तो, लेकिन इसमें 0 तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे एक गलती है भाई, इसमें 0 देना चाहिए, लेकिन इस सेट में ही गलती है। यहाँ पे 0 आएगा तभी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बन पाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में ना 0 वाला एंट्री है भाई यहाँ पे, इसका मतलब ध्यान रखना यहाँ पे 0 भी आएगा, 0 पॉसिबल है। तो 0 वाली एंट्री वाले जो केस होंगे वो इंटरसेक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे, तो इसमें एक केस वो भी आ जाएगा, तो उस केस को ऐड कर लेंगे भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन आंसर निकाल, तो यहाँ पे 0 भी आना पड़ेगा इसमें। तो ये 2-3 क्वेश्चन में कुछ एरर था छोटा सा लिखने में, ठीक है भाई।